हम सबने मतलब ऐसे लोगों को देखा है, शायद हम खुद भी उनमें से एक हों जो सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सालों बाद भी आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रहते हैं। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत में कोई कमी है? आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं, मास्टरिंग द गेम ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ हिस्से, वो कहते हैं कि मामला मेहनत का है ही नहीं। उनका एक बहुत बड़ा आइडिया है, पैसा बनाना मेहनत का खेल नहीं है, ये समझ का खेल है। तो आज हमारी कोशिश इसी खेल के नियमों को समझने की है। वो कौन सी सोच है, वो कौन से नियम है जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग करते हैं? मतलब इस खेल की रूल बुक में आखिर लिखा क्या है? और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये कोई रातों रात करोड़ों बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। जैसा कि स्रोत बार बार जोर देता है, ये हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की बात है। ये इस बारे में है कि कोई जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने वाले इंसान से एक ऐसा सिस्टम बनाने वाला बन जाए। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा आपके लिए काम करे 24 घंटे। ये एक लंबा खेल है, पर अच्छी बात यह है कि इसके नियम कोई भी सीख सकता है। अच्छा, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला बड़ा आइडिया यही है कि अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। वो अपने पैसों के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेते, बल्कि एक सिस्टम और कुछ तय नियमों के आधार पर लेते हैं। स्रोत में एक बड़ी दमदार लाइन है, पैसा भावनाओं से नहीं, सिस्टम से बढ़ता है। इसका असल में क्या मतलब है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान या स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, ये अनुशासन के बारे में है। रॉबिन्स जिस सिस्टम की बात करते हैं, उसका पहला काम है निवेश से भावनाओं को बाहर निकालना। और पैसे के मामले में दो सबसे बड़ी दुश्मन भावनाएं कौन सी हैं? डर और लालच। डर और लालच, हाँ। स्रोत में इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जब शेयर बाजार बुरी तरह गिरता है तो डर लोगों से उनका सारा पैसा बिकवा देता है। हाँ, ठीक सबसे निचले पॉइंट पर। एग्जैक्टली। और जब बाजार आसमान छू रहा होता है तो लालच उन्हें सबसे ऊंची कीमतों पर खरीदने पर मजबूर कर देता है। हाँ, ये तो होता है। हर तरफ जब पैनिक होता है तो लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, बेचकर निकलो। और जब सब कमा रहे होते हैं तो लगता है कि हम पीछे रह गए, जल्दी से खरीदो। बिल्कुल। अमीर लोग इस उतार चढ़ाव से परेशान क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास पहले से एक प्लान होता है। उन्होंने बाजार अच्छा होने पर ही तय कर लिया होता है कि अगर बाजार 20 या 30% गिरेगा तो वो क्या करेंगे। अच्छा। वो बेचेंगे नहीं, बल्कि शायद और खरीदेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही हैं। उनका फैसला भावनाओं पर नहीं, उनकी रणनीति पर आधारित होता है। मतलब उनका सिस्टम एक तरह से ऑटो पायलट पर चलता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एक सिस्टम होना चाहिए जो भावनाओं को दरकिनार कर दे। लेकिन ये सिस्टम बनता कैसे है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या इसका कोई पहला नियम है? हाँ, और ये नियम सुनने में इतना आसान लगता है कि लोग अक्सर इसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये मैंने सुना तो कई बार है, पर सच कहूं तो ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। खुद को भुगतान करने का क्या मतलब है? बिल तो भरने ही पड़ते हैं, किराया देना ही पड़ता है। चलिए इसे दो लोगों के उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ आम इंसान है, उसकी सैलरी आती है, वो सबसे पहले घर का किराया, बिजली का बिल, फोन का बिल, बच्चों की फीस, सब कुछ चुकाता है। फिर वो महीने भर खर्च करता है और महीने के आखिर में अगर कुछ पैसे बच गए तो वो उसे बचाने की सोचता है। और ज्यादातर मामलों में कुछ बचता ही नहीं। सही कहा, ये तो घर घर की कहानी है। अब अमीर सोच वाले इंसान को देखिए। जैसे ही उसकी इनकम आती है, वो बिल भरने या खर्च करने से पहले उसका एक तय हिस्सा, स्रोत कहता है कम से कम 10%, 10%, कम से कम 10% सीधे निवेश के लिए अलग निकाल देता है। वो पैसा उसकी पहुंच से ही दूर हो जाता है। अब जो 90% बचा, वो उसी से अपने सारे बिल और खर्चे मैनेज करता है। अच्छा, तो वो खर्च के बाद बचत नहीं करता, वो बचत के बाद खर्च करता है। बिल्कुल। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका नतीजा जमीन आसमान का होता है। मतलब अपनी प्राथमिकता को पूरी तरह से पलट देना। हाँ। आप अपने भविष्य को अपने आज के खर्चों से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों को लगेगा कि 10% भी बहुत ज्यादा है। हाँ। खासकर जब करियर की शुरुआत हो। स्रोत कहता है कि 10% एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वहीं से शुरू करें। जरूरी है आदत बनाना। आदत बनाना। हाँ, अगर 10% मुश्किल है तो 1% से शुरू करें। बस इसे ऑटोमेट कर दें। अपनी सैलरी अकाउंट से एक स्थायी निर्देश सेट कर दें कि हर महीने की पहली तारीख को आपकी इनकम का 1% एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए।
आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपने दौलत बनाने की मशीन का पहला पुर्जा लगा दिया है। और शायद यहीं पर वो जादू काम करना शुरू करता है जिसके बारे में सब बात करते हैं, कंपाउंडिंग। बिल्कुल, स्रोत में कंपाउंडिंग को जादू ही कहा गया है, लेकिन एक शर्त के साथ। कंपाउंडिंग वो जादू है जिसमें पैसा पैसा बनाता है और फिर वही पैसा और ज्यादा पैसा बनाता है। लेकिन ये जादू सिर्फ धैर्य रखने वालों के लिए काम करता है। धैर्य रखने वालों के लिए? जी हाँ। यहाँ एक जबरदस्त उदाहरण है जो इसकी ताकत दिखाता है। मान लीजिए कोई 20 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करता है। अगर उसे औसतन 12% का रिटर्न मिले तो 60 साल की उम्र में यानी 40 साल बाद उसके पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे। 5 करोड़ सिर्फ 5,000 रुपए महीने से? ये तो कमाल है। रुकिए, असली कहानी अब है। अब मान लीजिए उसका दोस्त 10 साल इंतजार करता है और 30 की उम्र में वही 5,000 रुपए महीने का निवेश शुरू करता है। उसे भी 12% का ही रिटर्न मिलता है। 60 की उम्र में उसके पास कितने पैसे होंगे? सिर्फ लगभग 1.5 करोड़। बस, मतलब सिर्फ 10 साल देर से शुरू करने की कीमत 3.5 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली। कंपाउंडिंग में आपका सबसे बड़ा दोस्त पैसा नहीं, समय है। समय। इसीलिए पहले खुद को भुगतान करने की आदत इतनी जरूरी है ताकि आपका पैसा आपके लिए ज्यादा से ज्यादा समय तक काम कर सके। ठीक है, तो सिस्टम बनाना है, बचत को ऑटोमेट करना है ताकि कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा मिले। लेकिन जैसे ही हम निवेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक लाल बत्ती जलने लगती है। जोखिम, डर कि पैसा डूब गया तो। स्रोत इस डर से कैसे निपटता है? वो इस डर को सीधे सीधे चुनौती देता है। स्रोत कहता है कि असली जोखिम निवेश करना नहीं है, असली जोखिम है कुछ ना करना। ऐसा क्यों? बैंक में पैसा पड़ा है तो सुरक्षित ही तो है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। स्रोत की एक लाइन है, पैसा बैंक में पड़ा पड़ा नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। कीमत खो देता है? हाँ, और इसका कारण है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं और महंगाई दर 6% है, तो 1 साल बाद आपके खाते में दिख तो 1 लाख ही रहे हैं, लेकिन उन पैसों की खरीदने की ताकत सिर्फ 94,000 रुपए रह गई है। अच्छा। आपका पैसा चुपचाप कम हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो असली जोखिम बाजार का नहीं, बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है। असली जोखिम है महंगाई का धीरे धीरे आपके पैसे को खा जाना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अगर निवेश करना जरूरी है तो इस जोखिम को मैनेज कैसे किया जाए? आंख बंद करके कहीं भी पैसा तो नहीं लगा सकते, है ना? बिल्कुल नहीं। और स्रोत इसके 2 बहुत ही साफ और शक्तिशाली टूल देता है। पहला है ज्ञान और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। ज्ञान और डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ज्ञान के बारे में स्रोत में एक कहावत है, बिना ज्ञान के निवेश करना जुआ खेलने जैसा है। अमीर लोग पहले सीखते हैं, फिर कमाते हैं। वो समय लगाते हैं ये समझने में कि निवेश के सिद्धांत क्या हैं, अलग अलग एसेट क्लास कैसे काम करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको एक्सपर्ट बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और दूसरा टूल आपने बताया डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो वाली बात। हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप 10 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लें। अच्छा। इसका मतलब है अपनी पूंजी को अलग अलग तरह की टोकरियों में रखना। अच्छा। कुछ पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाइए जो लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ दे सकता है। कुछ पैसा बॉन्ड्स या डेट फंड्स में रखिए जो स्थिरता देते हैं। ओके। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट या सोने में भी लगा सकते हैं। अच्छा। हर टोकरी का एक अलग काम है। ठीक है। इक्विटी आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर है, तो बॉन्ड्स ब्रेक की तरह काम करते हैं। अच्छा उदाहरण है। अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो दूसरी जगह का मुनाफा उसे संभाल लेता है। ये जोखिम से बचने की नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालने की रणनीति है। लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न कम हो जाता है, कि बड़ा पैसा तो एक ही जगह बड़ा दाव लगाने से बनता है। ये फिर से वही जुआरी वाली मानसिकता है जिसकी स्रोत आलोचना करता है। हो सकता है कि किसी एक स्टॉक में सारा पैसा लगाकर कोई रातों रात अमीर बन जाए, लेकिन 99% लोग तबाह हो जाते हैं। सही बात है। दौलत बनाने का खेल रातों रात अमीर बनने का नहीं है, ये लगातार अमीर बने रहने का खेल है। डाइवर्सिफिकेशन आपको खेल में बनाए रखता है, यह आपको उन बड़े नुकसानों से बचाता है जो आपको हमेशा के लिए खेल से बाहर कर सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? हमने मानसिकता बदली, पहले खुद को भुगतान करने का सिस्टम बनाया, ज्ञान और डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम को मैनेज किया, लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या बस एक बैंक अकाउंट में बहुत सारे नंबर जमा कर लेना? नहीं, और यही इस स्रोत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। असली लक्ष्य पैसा नहीं है, असली लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता।
यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम को स्रोत कैसे परिभाषित करता है? बहुत ही सरल और शक्तिशाली शब्दों में, इतना पैसा होना कि आप अपने समय और फैसलों के मालिक बन सकें। समय और फैसलों के मालिक। हाँ, ये वो स्थिति है जब आपको सुबह अलार्म की आवाज से इसलिए नहीं उठना पड़ता क्योंकि आपको नौकरी पर जाकर बिल चुकाने हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम पसंद है, मजबूरी में नहीं। जब आप ये तय कर सकें कि आपको अपना दिन, अपना हफ्ता, अपनी जिंदगी कैसी जीनी है बिना इस चिंता के कि ईएमआई कैसे जाएगी, तब आप सच में आजाद हैं। हाँ, सही कहा। पैसा आपके फैसले लेना बंद कर देता है। और इस आजादी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? जाहिर है ये सिर्फ बचत से तो नहीं होगा। इसका रास्ता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। हाँ, स्रोत के मुताबिक पैसिव इनकम वो कमाई है जो आपको बिना रोजाना सक्रिय रूप से काम किए मिलती है। आपकी नौकरी से मिलने वाली सैलरी एक्टिव इनकम है, क्योंकि जिस दिन आप काम पर जाना बंद कर देंगे वो आनी बंद हो जाएगी। सही है। लेकिन आपके निवेश से मिलने वाला डिविडेंड, आपकी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया या किसी किताब से मिलने वाली रॉयल्टी, ये सब पैसिव इनकम है। ये तब भी आती है जब आप सो रहे होते हैं या छुट्टियां मना रहे होते हैं। तो मतलब खेल का असली मकसद अपनी पैसिव इनकम को इतना बढ़ाना है कि वो आपके महीने के खर्चों को पार कर जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वित्तीय स्वतंत्रता का गणित बहुत सीधा है। जिस दिन आपकी महीने की पैसिव इनकम आपके महीने के कुल खर्चों से ज्यादा हो जाती है, आप आजाद हो जाते हैं। उस दिन के बाद तकनीकी रूप से आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब आप काम करने का चुनाव कर सकते हैं, और ये उस विचार को पुख्ता करता है जिसे स्रोत में बार बार दोहराया गया है। पैसा न अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ एक टूल है। एक टूल। सही हाथों में ये आपको आजादी देता है और गलत हाथों में ये चिंता और बर्बादी का कारण बन जाता है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें इसे कुछ पॉइंट्स में याद रखना हो, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। ये समझो कि दौलत बनाना मेहनत से ज्यादा समझ का खेल है। दूसरा, एक सिस्टम बनाओ जिसकी शुरुआत पहले खुद को भुगतान करने के सरल लेकिन शक्तिशाली नियम से होती है। तीसरा, रिस्क से डरो मत, उसे ज्ञान और डाइवर्सिफिकेशन जैसे टूल से मैनेज करना सीखो। और आखिर में हमेशा याद रखो कि असली मंजिल बहुत सारा पैसा नहीं बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता है, जहां पैसा आपका गुलाम हो, आप पैसे के नहीं। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत प्रेरणा देता है। अमीरी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और ये यात्रा हर उस इंसान के लिए संभव है जो सही नियमों के साथ इस गेम को खेलना सीख लेता है। और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। स्रोत ये साफ कहता है कि दौलत बनाना एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, एक खेल है जिसके नियम हैं, इसे कोई भी सीख सकता है। तो अंतिम सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, असली सवाल तो ये है कि ये सब जानने के बाद इस खेल को खेलने से हमें असल में रोक क्या रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, हम सबको खुद ही ढूंढना पड़ेगा।